अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। दुनिया में हर देश का जो आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है वो इकोनॉमी होता है। और बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोई दुनिया का देश तरक्की नहीं कर सकता। भारत की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, चाबहार पोर्ट के जरिए भारत किस तरह अपने वेस्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है, ये सब चीजें जानने के लिए हमने सुमित पीर जी को आज जहमत दी है। सुमित जी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर द इनविटेशन, बहुत खुशामदीद। थैंक यू सर। सुमित जी, पहले तो आज आपका एक आर्टिकल छपा है चाबहार पोर्ट के हवाले से। काफी अरसे से सुनते आए हैं कि चाबहार पोर्ट इज एन अल्टरनेट टू सी पैक, और भारत को वेस्ट में, चूंकि पाकिस्तान बीच में पड़ता है, तो वेस्ट में अफगानिस्तान और आगे बढ़ने के लिए, तो आप जरा हमें डिटेल में बताएंगे कि चाबहार पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और भारत के लिए ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए आरिफ साहब, जब चाबहार पोर्ट की बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है क्योंकि ये केवल 170 किलोमीटर दूर है ग्वादर पोर्ट से, जो चाइना पाकिस्तान के साथ डेवलप कर रहा है, जो बलूचिस्तान में। उस पर ऑलरेडी काफी रस्साकशी हो रही है, बलोच लोग उसका अपोज कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, पर वो उस पर आएंगे। जो हमारा चाबहार पोर्ट है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। अच्छा, क्योंकि इससे कई सारे मसले जो होते हैं। पहली बात, ग्वादर जो है, देखिए अल्टीमेटली आरिफ साहब, ग्वादर बनेगा चाइना की मिलिट्री बेस। ना वहां से ट्रेड होना, ना वहां से कॉमर्स होना। अगर आप देखिए पिछले 30 साल से बन रहा है, और आपने तो, पाकिस्तान ने तो चाइना को आई थिंक 2059 तक उसके राइट्स दिए हैं। तो जिस हिसाब से जो चाइना की मंशा है, वो ग्वादर को बनाने की न थी, न है, न होगी, बल्कि एक मिलिट्री बेस वहां बनाना है चाइना को। रीजन उसका क्या है? जो चाइना की एनर्जी सप्लाईज आती है, वो चाहते हैं कि वो वहां के थ्रू रूट करे। वो वहां के थ्रू, अभी उनको इंडियन ओशन के थ्रू आना पड़ता है, स्ट्रीट ऑफ मलाकास के थ्रू जाना पड़ता है, जहां भारतीय सेना का, भारतीय नेवी का, और आने वाले टाइम में क्वाड का और ऑस्ट्रेलियन नेवी का काफी वर्चस्व है। तो उसको ब्रेक करने के लिए चाइना को दो चीजें चाहिए थी। तो ऑल्टरनेट सप्लाई जो ग्वादर से आ सकती, और जो पर्शिया की मार्केट्स हैं उसका एक्सेस। तो ये थी मंशा चाइना की ग्वादर को लेके। अब हमने जो चाबहार बनाया, एक तो हमने उसको बैलेंस कर दिया, क्योंकि अब जो भी ग्वादर में होता है हमें पता लगता है, हमें पूरी जानकारी उसकी होती है, हम ऑलरेडी वहां से ट्रेड करें। हमारी मंशा थी प्योर ट्रेड, क्योंकि हमें पर्शियन वाटर्स का एक्सेस चाहिए, वार्म वाटर्स का एक्सेस चाहिए, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इसमें हमारा ट्रेड बढ़े, इसके लिए हमें ये चाहिए था। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे उसके साथ हम एक बना रहे हैं INSTC, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो MMT है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। जैसे अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आरिफ साहब, यहां से अगर हम रशिया में माल भेजें तो अभी करीब 45 दिन लगते हैं, जो एग्जिस्टिंग रूट्स है। अब जब ये रूट बन के रेडी हो जाता है हमारा INSTC और चाबहार पोर्ट के थ्रू, यही माल हम करीब 25 दिन में बेच सकते हैं, जिससे हमारा 40% रॉ कॉस्ट बचता है और हमारा 40% का टाइम बचता है। इससे हमारे सेंट्रल एशियन में जो हमारा रीच है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है लुक ईस्ट की, एंड दूसरी पॉलिसी रही है हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया की, दोनों मीट होती है। तो मिलिट्री वाइज, ट्रेड वाइज, कॉमर्स वाइज, कनेक्टिविटी वाइज और ऑल्टरनेट वाइज ये हमें फायदा देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाबहार पोर्ट को लेके, जो अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा आयरन ओर का रिजर्व है, मशरक के आसपास, जो $10 बिलियन का है, उसका जो एक्सेस है वो बहुत जल्दी और बहुत कम कॉस्ट में वहां से हम चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया ला सकते हैं। तो हमारे लिए मार्केट खुलता, हमारे लिए मिलिट्री का डिपेंडेंस कम होता, हम चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे नजर रख सकते हैं, और हम अपना टाइम और ट्रांसपोर्ट कम करते हैं, हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हैं। हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो INSTC है आरिफ साहब, ये पूरे यूरोप तक जाएगा, और ये 7,200 किलोमीटर का रोड बनेगा। बॉम्बे से शुरू होगा, 3 लिंक होंगे, सी, रोड और रेल। और जब हम आज की बात करें, इरकॉन ऑलरेडी 700 किलोमीटर का जो रेल लिंक है वो भी बन रहा है, और ये सारी कंट्रियां हमारे साथ आ रही है। इससे जो हमारा वर्चस्व है वो सेंट्रल एशिया में बढ़ता है, और हम चाइना का जो OB आ रहा है या BR आ रहा है उसको काउंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत आराम से समझ रही है आरिफ साहब कि देखिए, चाइना का किसी का दोस्त नहीं है, वो जिसको भी पैसे देता, जिसके भी पैसे लगवाता, अल्टीमेटली जमीन खाता साहब। चाइना हैज 3 इंटरेस्ट: लैंड, लेडीज, लेजिटिमेसी। कंट्री कोई भी हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, आपकी मतलब एथेनिसिटी कोई भी हो,
वो 3 एंगलों पे काम करता। अब ये जो हमारा कॉरिडोर है इसके साथ लोग खुद जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा यार BRI में तो हम फंस गए, डेट ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, इसका तरीका तो कुछ है नहीं। और हर चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा क्लॉज होता है कि भाई अगर आप हमें पैसे नहीं दे पाएंगे, वी गेट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या, कल को 99 साल के लिए जमीन हमारी हो गई, ये जगह हमारी हो गई। अब इतना छोटा सा चाइना ऐसे इतना बड़ा थोड़ी ना बन गया, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेता 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 वो बना। अगर पाकिस्तान, जो मुझे लगता नहीं कि ग्वादर पोर्ट के पैसे दे पाएगा, ये 99 साल की लीज दे देंगे, यानी कि 99 साल के लिए वो चाइना की बेस बना। हम्बनटोटा पोर्ट में क्या हुआ, श्रीलंका पैसे नहीं दे पाए, 99 साल की लीज कर ली। अब जब इन कंट्रियों को लगा भाई ये सब हो रहा, तो हमारे पास आए, हमने इनको अप्रोच किया। और देखिए आप जानते हैं आरिफ साहब, हमारे यहाँ धर्म, रिलीजन, उसके बेस पे कोई राजनीति नहीं होती। ये मुस्लिम कंट्रीज भी है, बुद्धिस्ट कंट्रीज भी है, एथिस्ट भी है, हम हिंदू है, मुसलमान है, सब है। हम सबके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं और एक अपने लिए एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेट एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं अपने स्ट्रेट ऑफ हार्मस पे और अपने पर्शियन वाटर्स पे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सर। तो ये चाबहार पोर्ट क्या मुकम्मल भारत के कंट्रोल में रहेगी कि उस पे ईरानियन अथॉरिटी के अंडर में रह के भारत को काम करना पड़ेगा? देखिए अगर आप ईरान की बात करें आरिफ साहब, ईरान के पास 5 पोर्ट है। अभी जो चाबहार पोर्ट है ये जॉइंटली डेवलप, ये इनफैक्ट साइन तो बहुत पहले हुआ था, बीच में 10 साल करीब ठंडे बस्ते में पढ़ा रहा, तो मोदी जी के आने के बाद फिर एक्टिविटी हुई। अभी ये इसमें 2 टर्मिनल है और 10 जिन्हें हम कहते हैं ना लोडिंग बर्थ्स है। और आने वाले टाइम में हम एक पेट्रोलियम के लिए एक अलग बर्थ बनाएंगे और एक मल्टी मॉडल कार्गो के लिए एक अलग बर्थ बनाएंगे। तो इसका एक्सपेंशन होता रहेगा। केवल जो अभी जो प्लान है 10 बर्थ्स का है, इसमें से एक पार्ट जो है वो ऑपरेशनल और हमारी एक कंपनीज को अभी चला रही है, इंडियन कंपनीज को चला रही है। इसमें ईरान के साथ हमारा लेना देना ऑपरेशनल लेवल पे कोई नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्ट है ये हम चलाएंगे, हम इसको मेंटेन करेंगे, हमने इसको अपग्रेड किया, डेवलप किया और हम इसको यूज करेंगे। और आप एक बार यहां कहना चाहूंगा आरिफ साहब, जब यूएस की सैंक्शंस लगी थी ईरान पे, आपको याद होगा सर कि ये पोर्ट जो था ये सैंक्शंस में नहीं आता था। ये इस पोर्ट का यूएसपी है। यूएस ने इस पोर्ट पे कोई सैंक्शन नहीं लगाई, जबकि पूरे ईरान पे सैंक्शन लगी। और ये जो चीज निकल के आई है ये गेम चेंजर है। अब देखिए उज्बेकिस्तान जुड़ा, उसके बाद ओमान जुड़ा, काफी लोग फिर हमारे पास आए, भाई हम जुड़ना चाहते हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है यार ये जो ग्वादर है ये कब तक चले ना चले। चाबहार एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि यूएस सैंक्शन ईरान पे होने के बाद भी, इतनी भयंकर सैंक्शन होने के बाद भी, दिस पोर्ट वाज अ एक्सेप्शन। इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज रिलेशन विद यूएस एंड ईरान, प्राइमरली जो इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन है उसको देखते हुए। और ये कहीं ना कहीं आरिफ साहब यूएस को भी बहुत क्लियर है कि चाइना का मंशा क्या है ग्वादर के पीछे। देखिए अब चाइना की बात, ग्वादर की बात करें, भाई चाइना तो कहता हम 1 मिलियन लोग वहां बसाएंगे। वहां के जो लोकल बलूच लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, मार कटाई भी होती है, एहतजाज भी होते हैं, कुछ बम बंदूकें भी चल जाती है। बट वहां पीएलए ने एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स बनाया, वहां एक एम्यूनिशन डिपो बना रहा है चाइना। और जैसे 1 मिलियन लोग लाएगा तो आरिफ साहब क्या होगा, जो एथनिसिटी है उस रीजन की वो पूरी बदल जाएगी। क्योंकि अब 10 लाख लोग लाओगे, आप तो चाइना की पॉलिसी जानते हो कि भाई लोकलों से शादी करो और डीएनए बदलो। तो ये जो चाइना का जो ताना बाना है जो हम्बनटोटा में हुआ, वही अल्टीमेटली ग्वादर में होना, क्योंकि ग्वादर ना डेवलप होना था ना होगा। आपने 2059 तो देगी दिया, जब पैसे नहीं दे पाओगे पाकिस्तान तो जाके और 50 साल बढ़ जाएगा। तो ये चाइना का मिलिट्री बेस बन के रह जाएगा। चाइना को कारोबार या पाकिस्तान की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। चाइना किसी का ना दोस्त है, ना था, ना हो सकता। वो तो अपना दोस्त नहीं, दूसरों को क्या दोस्त रहेगा, वो तो अपनी जनता का दोस्त नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का वहां दबदबा चलता है, कम्युनिस्ट खुश रहे, लोग मरते रहे, कटते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बादशाह सलामत खुश रहे। ये है जी चाइना की हिस्ट्री। तो भारत ने इसके बदले में ईरान को क्या दिया है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेन देन होता है ना। अगर ईरान ने अपना इतना एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट भारत को दिया है तो भारत ने इसके अगेंस्ट ईरान को क्या फायदा मिला है? देखिए ईरान का और पाकिस्तान का आप तो जानते ही 36 का आंकड़ा है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। जब ये ग्वादर पोर्ट बना तो ईरान को कहीं ना कहीं लगा इसमें चाइना का पूरा लेना देना है। अगर ये चाबहार पोर्ट बनता है, इससे जो हमारा एक रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है ईरान के साथ, इस पोर्ट के रेवेन्यू को लेके, एक उन्हें वो पैसा मिलता रहेगा, ईरान का काम चलता रहेगा। ईरान एक नए समीकरण में जुड़ रहा है जहां कहीं ना कहीं यूएस भी है, जहां कहीं ना कहीं रशिया भी है और जहां कहीं ना कहीं भारत भी है। अगर ये पोर्ट चलता रहा तो ईरान का भी कुछ काम धंधा सैंक्शन हो ना हो इस पोर्ट के थ्रू निकलता रहेगा।
तो ईरान भी एक ऑल्टरनेटिव चीज देख रहा है, और ईरान को भी एक भारत के मार्केट का एक्सेस मिलता है, भारत को ईरान के मार्केट का एक्सेस मिलता है। वैसे भी हमारा चाय और चावल का जो बिजनेस है ईरान के साथ काफी ज्यादा है। पीछे हमने सैंक्शंस के बावजूद भी हमने ईरान से ऑयल लिया, हमें वहां एक्सेप्शन मिला। तो ये जो हम एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन ईरान को दिलवा रहे हैं और मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये ईरान का इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हें पता है, देखिए पाकिस्तान हो या चाइना हो, जब यूएस सैंक्शंस की बात आएगी दोनों एक साथ हैं, दोनों एक जगह खड़े हैं। तो अब ये जो हमारा ये मतलब इकोसिस्टम बन रहा है, इसमें रशिया भी है, इसमें ओमान भी है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, भारत भी है, और ऊपर एशिया भी, और कहीं ना कहीं फिर जाकर ये यूरोप से ये कॉरिडोर घूमता हुआ आता है। और इस पे कहीं ना कहीं एक यूएस का एक सॉफ्ट एंगल या सॉफ्ट कॉर्नर भी है इस रिलेशन के प्रति, तभी इस पे कोई उल्टे सीधे सैंक्शन या ऐसी कोई चीज आज तक न लगी है, न लगेगी, न लगती रहेगी। तो ये ईरान के इंटरेस्ट में भी है। और आप एक और बात जानते हैं सर कि 80% ऑफ द ईरान का जीडीपी ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं भी उनका नेशनल सिक्योरिटी का कारण है। नहीं तो ईरान के पास 4 पोर्ट तो थे, ये 5वां पोर्ट हमें देने का मतलब ही ये है कि हम कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी सिक्योरिटीज और उनके मार्केट के एक्सेस को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होने देंगे। जी। तो सुमित भाई, आप देखते हैं कि भारत में इस वक्त पेट्रोल को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये क्या आप समझते हैं कि इसके जरिए ईरान का पेट्रोल बहुत सस्ता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के जरिए ईरान से बहुत पेट्रोल स्मगल होता है, और समझ लें कि 1/3 प्राइस पे मिलता है, जो ऑफिशियल प्राइस है उससे 1/3 प्राइस पे मिलता है। तो क्या भारत को भी पेट्रोल के मद में कोई फायदा होगा, या एम्बार्गो की वजह से पेट्रोल भारत उससे नहीं ले सकेगा? जी देखिए, अगर आप स्मगलिंग की बात करेंगे, लेजिटिमेट से तरीकों की बात करेंगे, स्मगलिंग माल पे तो टैक्स लगता नहीं, न सेंट्रल का टैक्स लगता, न स्टेट का टैक्स लगता। अब हमारे यहाँ देखें, करीब 1 लीटर पेट्रोल पे करीब 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर टैक्स लगता है। बाकी रिफाइनिंग कॉस्ट को हटाया जाए तो जो बेसिक कॉस्ट है करीब 25-30 रुपए की ही आती है। पर अब जो ये ईरान से तेल लेने की जो कवायद है ये चल रही है, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है अभी हम ईरान से तेल बहुत कम क्वांटिटीज, एक लिमिटेड क्वांटिटीज में ले पा रहे हैं। पर अब जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद देखते हैं क्या विकल्प बनते हैं, क्या ऑप्शन बनते हैं। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनली भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इकोनॉमीज खुल रही है कोरोना के बाद, चाइनीज वायरस के बाद, तो एक डिमांड बढ़ रही है जिसके कारण ओवरऑल ऑयल प्राइसेस आर गोइंग हाई। और सच्चाई तो ये भी है आरिफ साहब कि अभी गवर्नमेंट्स के पास भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू के साधन नहीं है, क्योंकि हर कंट्री ले, कोई भी कंट्री ले, ओवरऑल जीडीपी तो अभी भी प्री कोविड टाइम्स में नहीं आया है। तो पेट्रोल जैसी चीजें इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका एक सीधा साधा आंसर नहीं बनता, काफी कुछ मंशा और परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। अच्छा सुमित भाई, एक इशू है बलोच इशू, और आपको पता है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रहा है। और मेरी भारत के कुछ डिफेंस एनालिस्ट से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान खुल के कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कहता है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो भारत खुल के बलोचिस्तान की मदद क्यों नहीं करता? तो उनका जवाब था उस एक डिफेंस एनालिस्ट का कि बलोच इशू इज डिवाइडेड बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, और ईरान का भी सिस्तान प्रोविंस जो है वो बलोचिस्तान है, ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान जो पूरा है। जिस तरह कुर्दिश लैंड भी डिवाइडेड है बिटवीन 3-4 कंट्रीज, इस तरह बलोचिस्तान भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के अंदर डिवाइडेड है। तो उसने कहा कि भारत शायद ईरान को नाराज नहीं करना चाह रहा, इसलिए ईरान के साथ रिलेशनशिप। तो आप समझते हैं कि क्या ये भी एक कारण है बलोच इशू को खुल के सपोर्ट ना करने का? देखिए, जहां तक मेरा मानना है आरिफ साहब, टॉकिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ डिफेंस पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एक ये बलूचिस्तान का हमारा एक ट्रम्प कार्ड है जिसको हम अपने पास रख रहे हैं कि जब एक सही मौका आएगा, एक सही वक्त आएगा, इसका यूज करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो खुद बोल चुके हैं कि भाई हमारी सिंपैथीज है बलोच लोगों के साथ, हम उन्हें पूरा सपोर्ट देने को तैयार है, मतलब जो होता है एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट और एक ह्यूमन सपोर्ट। बट उसके ज्यादा अभी हमारी कोई इसको लेके कोई एक क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस या एक सहमति नहीं बन पा रही है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन और ये माना है आरिफ साहब कि जो बलोचिस्तान में एट्रोसिटीज हो रही बहुत जबरदस्त है, और ग्वादर पोर्ट भी बलोचिस्तान में है। अब चाइना क्या कर रहा जी, वो बलोचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो उसका डेमोग्राफी, उसको पूरी चेंज करने की कोशिश करेगा।
एक एम्युनिशन डंप बना रहा है, बनना ये चाइना का ही मिलिट्री पोर्ट है और तो कुछ होना नहीं। तो मेरा हमेशा यही मानना था, कई बार नेशनल टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं, जितने भी बलोच लीडर हैं उनको हमें नई दिल्ली में पॉलिटिकल असाइलम देना चाहता जो हमसे मांगता है। हमें गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल नई दिल्ली में उनको देनी चाहिए, हमें उनका कॉज लीड करना चाहिए। देखिए बाकी किसकी जमीन है क्या है वो एक दूसरा मसला है, बट एक चीज तो बहुत जरूरी और बहुत ही वाजिब है कि वहां पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है। अभी देखिए पीछे मरियम शरीफ जी गई थी, उन्होंने कहा अब कोई मिसिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब वहां लोग मिसिंग थे। अब मरियम शरीफ जी कहती है भाई आप सबको खाना पानी मिलेगा, 62% ऑफ योर लैंड, 70% ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम बलोचिस्तान। और अब आप 70 साल बाद बलोच को कह रहे हैं भाई तुझे खाना मिलेगा, तुझे दाल मिलेगी, तुझे रोटी मिलेगा और तुम्हारी माएं बहनें और तुम्हारे भाई मिसिंग नहीं होंगे। आप बताइए आरिफ साहब, आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर से ले जाके नीचे बंदे को फेंकना पाकिस्तान आर्मी ने किया बलोचिस्तान में। हेलीकॉप्टर गनशिप को अगर किसी कंट्री ने अपनी आबादी पे यूज किया है वो किया है पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान बनता मुसलमानों का मसीहा। अभी मैं टीवी डिबेट पे था, मैंने कहा भाई आप देखिए पश्तून लेडीज अभी 4 मारी गई थी, आपने मारा जी पाकिस्तान में, पश्तूनों को आप मारो, हजारों को आप मारते हो, ठीक है जी। अभी जो अहमदियों को आप मारो, हिंदू को आप मारो। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में जितना मुसलमान अभी पाकिस्तान में मारा जा रहा है बाई पाकिस्तानी, उतना दुनिया में कहां मारा जा रहा है? आप हजारा देखिए, आप पश्तून देखिए, आप बलोच देखिए, और जब उगरों की बात आती है तब तो इनको कुछ दिखाई नहीं था। नियाजी साहब कहते जी हमने जांच की थी, हमें तो कुछ मिला नहीं। और यही चाइना जो आरिफ साहब कहता कि भाई वी विल रिराइट द होली कुरान, यही चाइना जो कहता है कि रिलीजन इज अ पॉइजन, और जब इसके डॉलर आते हैं ना भाई साहब, आंख भी बंद, कान भी बंद, दिमाग भी बंद। और देखिए, और ये फोर्स लेबर, मुझे बताइए आज उगर जो है चाइना में, उन्हें उनके से फोर्स लेबर, स्लेवरी खत्म हुए कई 100 साल हो गए, पर चाइना अब भी करा रहा है। पाकिस्तान चुप, अहमदिया पे आप जो करो पाकिस्तान चुप, शिया हजारों को मारो, पश्तून को मारो, बलोच को मारो, पाकिस्तान चुप। आप देखिए ऐसी परिस्थिति में हिंदू की, सिख और क्रिश्चियन की तो औकात ही नहीं, वो तो बेचारा कहीं गिनता ही नहीं जाएगा। आज मैं हमेशा टीवी पे एक बार मैंने बोली आरिफ साहब, मैंने कहा व्हाट इज द गारंटी कि दूसरा मैसेकर नहीं होगा? इमरान खान नियाजी गारंटी दे सकते हैं अगला मैसेकर नहीं होगा? आप कुछ कोई गारंटी नहीं दे सकते। मुझे बताइए 4 पश्तून लेडीज को मारने का क्या मतलब है भाई? वो वहां जाके वोकेशनल ट्रेनिंग कर रही थी, आपको औरतों से भी डर लगता है क्या? मुझे बताइए हजारों को लश्कर जंगवी मारती है, खुले आम मारती है, वीडियो अपलोड करती है वेबसाइट पे और कहती है हमारा मतलब है हर शिया, पाकिस्तान में से हर शिया को मारना। अब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता है लश्कर जंगवी का इनका सरगना कौन है, कहां रहते हैं, क्या सब पता है जी? बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या हो रहा है यहां पे। बट मेरा ये मानना है कि हमें अब टाइम आ गया है कि इंडिया उनका सपोर्ट करे, उनको जो डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो दे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल असाइलम, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और उनके कॉज को हमें मैग्नीफाई करना चाहिए। पर मेरा जो एनालिसिस है आरिफ साहब, अगर ये पाकिस्तान नहीं सुधरता तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा इसको। मुझे लगता नहीं कि नियाजी साहब को ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जो आपने ये बलूचिस्तान को चाइनीज को आउटसोर्स कर दिया ना, देखिए मुझे बड़ा दुख होता है ये जो चाइनीज जो करते हैं हर जगह। इन्होंने देखिए तिब्बत में क्या किया, बलूचिस्तान में क्या किया, जीबी में क्या कर रहे हैं। देख ताजिकिस्तान का 45% एरिया कहते जी हमारा है, इतना सा चाइना था आज इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया? और ये जो जितनी भी चीजें हो रही है बहुत गलत हो रही है। और मैं अब भी उम्मीद करूंगा कि शायद किसी को मतलब भगवान कहे खुदा कहे अकल दे और इसको रोकें, क्योंकि अगर आपकी एथनिसिटी नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। अगर एथनिसिटी खत्म, गेम ओवर। साहब पैसे क्या है, 1 बिलियन 2 बिलियन आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, पर इसके लिए आप पूरे देश को बेचने चले हो क्या? मुझे कई बार पाकिस्तानी जनरल वर्ल्ड टीवी पे मिलते रहते, कहते जी CPEC $65 बिलियन। मैंने कहा अच्छा जी $65 बिलियन। मैंने कहा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years कितना हुआ आरिफ साहब? 6 बिलियन साल का। मैं आपको बहुत बड़ी चीज, मैंने कहा इससे ज्यादा तो मुकेश अंबानी जी के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होगा। क्या बात कर रहे हो भाई आप? $65 बिलियन ओवर 10 years, और वो उस कॉरिडोर का आता पता नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जो हमने छावार पोर्ट बनाया, 3 कंट्री थी, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, जो MOU हुआ और जो 2024 तक हमें खत्म करना है, सर वो MOU $31 बिलियन का, हम तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। और 60-70% काम खत्म भी हो गया।
पर ये सीपीसी बुना बुना के कब तक पाकिस्तान और दुनिया का बेवकूफ बनाते रहोगे? बताते क्यों नहीं हो कि आपने ये जमीन बेच दी है चाइना को? ये जमीन आपने मिलिट्री पोर्ट के लिए चाइना को जमीन बेच दी। कहानी तो ये है आरिफ साहब, और है क्या इसमें? ग्वादर इज नथिंग मोर देन अ चाइनीज बेस। जी सुमित भाई, आपने कहा कि 4 औरतों से डरती है आर्मी। ये एक करीमा बलोच नामी खातून बेचारी जो एग्जाइल में रहती थी, उससे भी डरते हैं, और उसकी लाश से भी डरते हैं कि जब वो तदफीन के लिए आई तो कर्फ्यू कर दिया इन्होंने। इससे भगोड़ी तो कोई आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ईरान, अफगानिस्तान और भारत का ये MOU बना था चाबहार पोर्ट के हवाले से। अफगानिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जिसकी बर्बादी में दुनिया के हर मुल्क ने हिस्सा लिया है। वेस्ट ने लिया, पाकिस्तान ने लिया, चाइना ने, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है जिसने इसकी रिकंस्ट्रक्शन और इसकी रीबिल्डिंग में हिस्सा लिया। ओनली कंट्री इज भारत, जिसने अफगानिस्तान में टोटल रीबिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के। हालांकि हिस्ट्री ऐसी रही है कि अफगानिस्तान से भारत की तरफ हमले ही होते रहे हमेशा हिस्ट्री में, लेकिन इसके बावजूद ये भारत इतना सनातन धर्म की बेस ही यही है कि सबकी मदद करना। और वो तो मुझे बताएं कि ये चाबहार पोर्ट से क्या अफगानिस्तान को भी कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल आरिफ साहब, पहले दूसरे पार्ट का जवाब दूंगा। देखिए, हम सनातन में तो ये मानते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। अभी जो हम ये वैक्सीन बांट रहे हैं ना साहब, दुनिया में हर एक को 30 से 35 मिलियन डोज बांट चुके, 32 कंट्रीज में बांट चुके, 20 कंट्रियों को और देंगे सर। इसमें लिखता है सर्वे संतु निर्भया, लेट द होल वर्ल्ड बी डिजीज फ्री। अब जिसको भी ये वैक्सीन लगती है ना, उसको ये चेपी जरूर दिखती है। ये सनातन जो है ना, ये बोलता नहीं है, करके दिखाता है। अब आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा, अप्रिशिएट दैट। भाई, अफगानिस्तान से लड़ाइयां भी हुई है, झगड़े भी हुई है, इन्वेडर्स भी आए, पर एक टाइम में अफगानिस्तान कंधार था, जो एक ग्रेटर जो भारत था तब उसका हिस्सा था। हम ये मानते हैं कि जो भी कहीं पीड़ा में हो, अब हिस्ट्री जो थी वो थी, अब जो भी कोई पीड़ा में है, जो तकलीफ में, उसकी हम मदद करें। ये हमने कहना नहीं आरिफ साहब, करके दिखाया। वैक्सीन हमारा इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। जब अफ्रीका में, अमेरिका में, कहीं भी अब दूर दराज गांव में जब आपको ये वैक्सीन लगेगी ना, आपको ये लगेगा कि ये वैक्सीन भारत से आई है। और ये जो सनातन का कहना है, ये कहना नहीं, ये कथनी है। वो बहुत से कंट्रियों को, करीब 30% कंट्रियों को तो हमने फ्री में दिया, पैसे नहीं चाहिए हमें। और हमारी जगह कोई और होता ना आरिफ साहब, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का मौका था। कहता भैया अभी निकाल लो पैसे। हमने पैसे नहीं कमाए, हमने नाम कमाया, हमने गुडविल कमाई है, हमने इज्जत कमाई। अब आते हैं आपके अफगानिस्तान के सवाल पे साहब। देखिए, अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के को अगर सी में जाना है तो उसका ऑप्शन या तो पाकिस्तान से बनता है या ईरान से बनता है। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के प्रति कभी, मैं बोलूंगा, भाईचारा नहीं था। यूज किया, आपने बहुत सही बोला, यूज किया। अभी 10 दिन पहले की घटना दीजिए, 2000 ट्रकों का कारवां ईरान से चला भाई साहब, ये गया अफगानिस्तान की तरफ विद गैस सप्लाईज, क्योंकि भाई गरीब कंट्री है, उन्हें गैस चाहिए, ये चाहिए। अब जब वो पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट हो रहा था, आपने पढ़ा होगा 500 ट्रकें साहब जल गई और कहीं 100 लोग मरे। अभी खुलासा नहीं हुआ लाशें कितनी है। और मोस्टली ये जो ड्राइवर थे, ये सारे ईरानी थे। अब इंटरनेशनल मीडिया में, हमने भी अपने नेशनल मीडिया पे डिबेट किया इस पे कहीं ना कहीं जो हाथ है वो पाकिस्तानी ISI का है, क्योंकि जो पीछे ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के अंदर, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब मुझे बताइए, एक गरीब मुल्क हमारा है अफगानिस्तान, वहां एनर्जी सप्लाई जा रही है, वहां आपको पता ही है अफगानिस्तान में क्या हालत है, कितना कत्लो गारत है, कितनी गरीबी, कितनी गुर्बत है। आप जाके अफगानिस्तान में देखिए, अगर उनको बेचारों को कोई तेल गैस दे रहा है तो भाई साहब आप इतना गिरोगे क्या कि उनको भी नहीं छोड़ोगे? आपने 500 ट्रकें बूंदी, 60 ब्लास्ट हुए। अब ये जो पाकिस्तान पे जो डिपेंडेंस है, इसको खत्म करना है, और इसको खत्म किया जाएगा चाबहार पोर्ट से, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री है, ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, पोर्ट हमारा है, भारत के कंट्रोल में, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके भाई हैं, ईरान भी उनका दोस्त है। आप खुल के यूज कीजिए। तो दोस्त दो भाई मिल गए हैं, एक आपके दाएं खड़ा है, एक आपके बाएं खड़ा है। आप संपन्न रहिए, खुश रहिए, तरक्की करिए, हम तो ये चाहते हैं। और आप इस पाकिस्तान से अपनी डिपेंडेंस हटाइए, जो आपका न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आपकी पीठ में खंजर भोंकेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कितनी गुर्बत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कितने बच्चे भूखे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बम ब्लास्ट होते, कितने लोग मरते हैं। पर उन्हें तो जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 7000 जिहादी
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भेज रखे, तो आपको भी पता है क्या कर रहे हैं वहां पे वो, कि कहीं वहां पे पीस ना आ जाए, कहीं कोई सलाह मशवरा करके कोई शांति ना आ जाए। चलो आज बम उड़ गया जी, 10 मर गए, आज फायरिंग हो गई, 5 मर गए, एक कार बम हो गए और 30 मर गए। उनके लिए तो नंबर है भाई, आज कितने, इस हफ्ते का या इस महीने का स्कोर क्या है, पर वो मरने वाला, अरे भाई गरीब आदमी है, हु हैज अ राइट टू लिव। यही पाकिस्तान को समझ नहीं आता, और यही मेंटालिटी है जिसके कारण पाकिस्तान आज इतनी पीछे गया है और लिटरली चाइना का स्लेव स्टेट बन गया, चाइना का स्लेव स्टेट बन चुका पाकिस्तान। कारण यही है मेंटालिटी, सिर्फ एक मेंटालिटी। दोनों मुल्क साथ आजाद हुए थे, आज हम कहां वो कहां, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप रूट्स देखेंगे, रूट्स भी सेम है, सबकी रूट सनातनी है। तो अब ये इतना फर्क क्यों है? इट इज ऑल माइंडसेट। मैं कई बार टीवी पे बोल चुका हूं, इट इज नॉट द इंडिविजुअल हु इज डेंजरस, डेंजरस इज आइडियोलॉजी। एक कार्ल मार्क्स थे आरिफ साहब, जर्मनी का था, उसने एक आइडियोलॉजी लाई। चलिए भगवान का शुक्र है कि जर्मनी ने आइडियोलॉजी नहीं पकड़ी, चाइना ने पकड़ी, और उस केवल आइडियोलॉजी के कारण आज चाइना पूरे दुनिया की सिक्योरिटी थ्रेट बन गया, पूरे दुनिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। इट इज दैट आइडियोलॉजी। तो ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना, ये वहाबी इस्लाम की, जहाद, गजवा हिंद, ये सब चीजों को लेते लेते आप इतना जहर भर गया आपके दिल में, दिमाग में, आपकी नसों में अब जहर घूम रहा है, और आपको ये नहीं लग रहा कि वहां मेरा एक मुसलमान भाई है अफगानिस्तान में, अगर उसके घर में चूल्हा जले, नहीं भैया उड़ा दो, बच्चे मरते हैं मरने दो, कुछ नहीं होता, पैसे आने चाहिए जी। जनरल जो आपके हैं ना, आपके बड़े बड़े जनरल जिनके मियामी में इधर उधर मकान है, बागात है, बहुत करोड़पति लोग हैं, उनका घर चलता है, बाकी लोग अल्लाह मालिक है, क्या बोलूं। सुमित भाई, एक और जगह है जहां से भारत में बड़े इन्वेजन होते रहे हैं, वो है सेंट्रल एशिया जी। तो इस चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया के साथ भारत के ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेंगे? देखिए सेंट्रल एशिया जो है ना, इसमें दो कारण, तीन बहुत बड़े रीजन है आरिफ साहब। पहला रीजन है कि जो सेंट्रल एशिया है वहां धीरे धीरे चाइना का एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और वो काफी वहां की कंट्रीज ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुकी थी। तो अब जैसे हम एग्जांपल करें उज्बेकिस्तान की, हमने पीछे उज्बेकिस्तान के साथ एक डील की दिसंबर में, $448 मिलियन की। अभी हम उज्बेकिस्तान से क्या ले रहे हैं? देखिए आप बोलेंगे बाबर और तैमूर तो उज्बेकिस्तान के थे, ऐसा हमारे यहाँ भी बोला जाता है, बट उज्बेकिस्तान से अभी हमें मिल रहा है यूरेनियम। अभी हम करीब 5 साल का यूरेनियम स्टॉक पाइल करें ताकि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चलते रहें, ताकि जितनी भी हमारे यूरेनियम की खपत है जहां कहीं भी है वो पूरी होती रहे। अभी यूरेनियम आता है कनाडा से, अभी आता है ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ एनरिच यूरेनियम हम रशिया से भी लेते हैं, बट मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आता है। उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा यूरेनियम है, बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और उज्बेकिस्तान को क्या चाहिए साहब? उनको चाहिए पोर्ट एक्सेस, सेफ सिक्योर पोर्ट एक्सेस, और इस कॉरिडोर का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी शारदा यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहां पे है, उन्होंने कैंपस खोला है, आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने 2019 में उनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। अच्छा यही नहीं, गुजरात की काफी कंपनियों ने, मैं उज्बेकिस्तान की जगह का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, अजोर शायद, वहां पे एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक बेल्ट बना रहे हैं। देखिए जब ट्रेड था $250 मिलियन का था, अभी ये तय हुआ कि $1 बिलियन में हम इस ट्रेड को पहुंचाना है। उज्बेकिस्तान ने भारत की परमानेंट सीट जो सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रिटन में सिफारिश की है, उसको भारत को सपोर्ट किया है। अब आप देखिए उज्बेकिस्तान से ठीक लगा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हमारी एक मिलिट्री एयरबेस तो है ही, और मुझे अब ये नहीं पता कि शायद अब कहीं, क्योंकि कई चीजें ओपन मीडिया में नहीं आती, कई बार ये भी सुनने में हमारा है कि अब 2 हो गई है, एक का तो खैर ऑफिशियल कंफर्मेशन है, शायद 2 भी हो गई है। तो हमारा धीरे धीरे जो सेंट्रल एशिया में जो हमारा वर्चस्व वो बढ़ रहा है। उज्बेकिस्तान को फायदा हो रहा है क्योंकि लैंडलॉक कंट्री, उन्हें भी एक सेफ सिक्योर्ड एक्सेस टू सी चाहिए, वो हमें दे रहे हैं। हम उनको आईटी, मेडिकल, काफी चीजें दे रहे हैं, वो हमें यूरेनियम और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स दे रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो ये व्यापार बढ़ रहा, और वो पीछे उनके प्रेसिडेंट भी आए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो गई। देखिए उनके पास नेवी तो है नहीं, एक आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई थी हमारी। तो मोदी जी को भी उन्होंने इनवाइट किया है कि भाई जब ये कोविड खत्म हो जाए आप आए। उनके प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर आ चुके हैं। तो जो पुरानी बातें थी वो पुरानी है, पर जो अभी जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमें जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया की जो हमारी पॉलिसी है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये खाली उज्बेकिस्तान, इसके आसपास की जितनी भी कंट्रियां हैं उनको भी हम अपने क्या कहें उसको, दायरे में नहीं कहूंगा, अपने भाई बिरादरी के बॉन्डों से उनको बांध रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रशिया भी हमारी मदद कर रहा है।
क्योंकि रशिया को भी ये दिख रहा चाइना का बढ़ता वर्चस्व, जो आर्टिक सर्कल है ये रशिया का एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर हम वहां जाते हैं, डेफिनेटली रशिया हमारी मदद कर रहा है, अगर हम वहां जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को लाने का मतलब है आप चाइना को कंटेन कर रहे हो। तो एक बैलेंस बन रहा है इंडिया, रशिया और चाइना के बीच, जहां रशिया हमारी मदद कर रहा है और इन सब लोगों को हमारी जरूरत है। और साहब आरिफ साहब, एक बात बहुत क्लियर कहूंगा, ना हमें किसी की जमीन चाहिए, न जर न जमीन न जोरू, लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी ना सनातनियों का कभी मतलब ऐसे सोची ना है ना कभी होगी। हम तो सबके हाथ जोड़ते हैं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमें ये सब नहीं चाहिए। और चाइना को यही एग्जैक्टली तीन चीजें चाहिए, ये इनको भी समझ आ गया है। इसीलिए जो भी हिस्ट्री रही है, जो भी ज्योग्राफी रही है पास्ट में, उसको नजर अंदाज करते हुए वो खुद आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि आपको याद होगा उज़्बेक प्रेसिडेंट ने खुद INSTC में जुड़ने की बात की थी। हमने, हमारी पेशकश बाद में गई, पहले उन्होंने बोला मैं जुड़ना चाहता हूं। अब देखिए उबान जुड़ गया इसमें, क्योंकि जो OBR या BRI है वो एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। वो तो एक चाइना का जो कॉन्सेप्ट है आरिफ साहब, मिडिल किंगडम का। बेसिकली जो OBR है या BRI है, दैट इज टू स्ट्रेंथन द मिडिल किंगडम, कि चाइना का जो रीच है इन सब कंट्रियों में इसका आना जाना हो। एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है चाइना, अगर इनमें आना जाना होगा, जब चाइना का कार्गो मूव करेगा, तो पहले तो ये कि अब भाई आप कदम यहां क्यों रख रहे हैं, अब तो मेरा जी BRI है, OBR है, हम जी व्यापार कर रहे हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली पॉलिसी, व्यापार के नाम से आओ और जमीन पे कब्जा कर लो। पर दुनिया आजकल स्मार्ट हो गई है, सबको समझ आता है ये तरीके चलने वाले और सस्टेनेबल नहीं है। आरिफ साहब। सुमित भाई, भारत एक पोटेंशियल सुपर पावर रही है हिस्टोरिकली भी, और शायद इसीलिए भारत को डिवाइड भी किया गया 47 में, और आउटस्टैंडिंग ऐसे इश्यूज कश्मीर और ये वो छोड़े गए ताकि ये ऑक्यूपाइड रहे। अब भारत वापस इंटरनेशनल सिनारियो पे अपने पर फैला रहा है, और जो सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो होता है डिफेंस प्रोडक्शन, क्योंकि इस पे इजारादारी रही है वेस्ट की, रशिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। लेकिन अब सुना है कि भारत मिसाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत एयर जेट भी एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत सबमरीन भी बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि भारत कहाँ खड़ा है, और क्या ये एक वजह है कि भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें भी शुरू हो गई हैं, टूल किटें आना शुरू हो गई हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए आरिफ साहब, वजह कहीं है। आपने तो एक डिफेंस की बात की है। देखिए करीब 7-8 साल पहले हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन थी, अभी 3 ट्रिलियन हो गई है। 2-3 साल और अगर कोविड नहीं आता तो 24, आप मान लीजिए 25-26 तक 5 ट्रिलियन, उसके 5-7 साल में 10 ट्रिलियन। और जैसे 10 ट्रिलियन का नंबर आएगा फिर हम कहीं रुकने वाली बात नहीं, क्योंकि फिर जो फिशन इफेक्ट होता है बहुत जल्दी आ जाता है। अभी जो मेक इन इंडिया है या आत्मनिर्भर भारत है, ये सीधा सीधा चाइना को चुनौती है। हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, कम मेक इन इंडिया। अब एक इसमें दिलचस्प पहलू यह आता है कि भाई हम सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे, 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट हमारा है वर्ल्ड में अभी भी, तो एक US चाइना के बाद हमारा सबसे बड़ा बजट है, पर हम सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? तो अब हमने क्या किया है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, शायद वो अभी हम इंपोर्ट करें या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ करें, पर काफी चीजें जो पहले हम इंपोर्ट करते तो हमने बंद कर दी। डिफेंस की लिस्ट आई थी 72 आइटमों की करीब 8-1 महीने पहले, उसमें काफी सारी आइटम ऐसी थी जो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे राइफल है, कई सारी ऐसी चीजें, हेलमेट्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने क्या किया साहब, जो मजगांव शिप डॉक था या जो कोचिन में शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड किया। अब सबमरीन्स, फ्रिगेटर, डिस्ट्रॉयर यहाँ बनने लगे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बनाने के पूरी तैयारी में है। हमारा तेजस को एक्सेलरेट किया गया, और जो हमारा मिसाइल सिस्टम है वो तो आप जानते हो, मिसाइल तो कोई दुनिया में साहब किसी को देता नहीं, वो तो 100% इंडिजीनियस है। अगर आप पीछे देखें कोविड के टाइम में जब चाइना ने हमाकत की थी लद्दाख में, दर्जनों के भाव से हमने मिसाइल टेस्ट किए हैं। हर दूसरे दिन मैं टीवी पे होता, आज ये मिसाइल टेस्ट हुआ, आज वो मिसाइल टेस्ट हो गया। तो मिसाइल, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, होवरक्राफ्ट, फ्रिगेटर, राइफल्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, मोटार, ये हम यहाँ बनते। और जो तेजस है, तेजस का एक नेक्स्ट फेज भी आएगा जो 7-8 साल में होगा, जो एक 5th जनरेशन का होगा, उस पर भी काम हो रहा है। और अब इसको देखते देखते, जैसे वियतनाम ने हमसे ब्रह्मोस मांगा, हमने उनको दिया। ब्रह्मोस के 3 वर्जन है हमारे पास, लैंड, सी और वाटर। और ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल। हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने लगे हैं।
और काफी कंट्रियों से हमारे पास डिमांड आ रही है। बट अब जाहिर सी बात यह है, जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनको हम दे रहे हैं, बट जैसे हमारे पास राफेल आया या 29 आ रहा है या कोई आ रहा है, तो एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली राफेल फिर बनेंगे यही। अब जब बनेंगे यहाँ, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, कुछ हम बना पाएंगे, कुछ हम डेवलप करेंगे। तो अब जो पहले था कि भाई पैसे दो और माल लाओ, वो नहीं हो रहा। अब माल आ रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ रहा है, चिनूक आ रहा है, अपाची आ रहा है। अब मैं मतलब गिनाता रहूंगा आपको जो लेटेस्ट वेपन्स है। और इसमें एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है बताना रहे साहब, विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है। नहीं तो कई बार ये आती है एक्सपोर्ट कंट्रोल की रिस्ट्रिक्शंस के साथ और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ना एक्सपोर्ट कंट्रोल है ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। पीछे 8 महीने में मुझे जहां तक मुझे याद है करीब हमने 22 बिलियन की इक्विपमेंट तो केवल यूएस से खरीदा। एंड देयर इज नो एक्सपोर्ट कंट्रोल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो राफेल भी अल्टीमेटली फिर यही बनने लगेंगे, एचएएल उनको बनाएगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब से टेक्नोलॉजी आएगी। मिग 29 का काफी हिस्सा इंडिया में ही बनता है। अब जैसे सर्विस है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है, तो उससे हमें भी सीखने को मिलता है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बन रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद जो एक परिवर्तन आया ना थॉट प्रोसेस में, कि पहले था भाई पैसे दो माल उठाओ, अब ये है नहीं यही बनाना। अब टेक्नोलॉजी लाओ, खरीदो, एमओयू करो, ज्वाइंट वेंचर करो, बनाओ यही। जैसे ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये मतलब अगर ऐसे ज्वाइंट वेंचर हो, पीपीपी हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ज्वाइंट वेंचर्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कई सारे ये है व्हाट यू कॉल ऑप्शंस है टू मेक टेक्नोलॉजी इन इंडिया, नॉट टू बाय फिनिश प्रोडक्ट एज इट इज। अब पीछे के टाइम में आप जानते हैं कि काफी सारे इसमें राजनीतिक परिवारों का फायदा भी हुआ है, और इसी कारण ये जो हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं। मुझे बताइए, जब हम मिसाइल सिस्टम बना सकते हैं, हम क्रायोजेनिक बना सकते हैं, हम मंगलयान बना सकते हैं, तो ये क्लाशनिकोव की राइफल बाहर से लाने की क्या जरूरत थी? तत्रास की हमें जो ट्रक्स लाते थे एक बार चेकोस्लोवाकिया, उनको लाने की टाटा ट्रक नहीं बना सकता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल यहाँ बन सकती है, और उससे कहीं ऊंचा दर्जे की टेक्नोलॉजी हमने बढ़ा के छोड़ दी, दुनिया के एक 100 कॉस्ट पे छोड़ दी। साहब हमारे मंगलयान को कॉस्ट तो 100 ऑफ नासा था, एक हॉलीवुड की पिक्चर से सस्ता तो हमने मंगलयान बना दिया, और पहले अटेम्प्ट में हम पास हो गए। तो जब वो बन सकता है, जब क्रायोजेनिक इंजन बन सकता है, जब ये पीएसएलवी जीएसवी बन सकते, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला मुल्क था। डोनाल्ड ट्रंप को भी आश्चर्य हुआ था, नासा के चीफ को बुला के खींचा था, बोला ये मैंने खबर पढ़ी है भाई, ये सच है? बोलता जी बिल्कुल सच है। कहते 104 सैटेलाइट उन्होंने डाल दिया। जब वो हो सकता है भाई, तो मुझे बताइए ये पिस्टल, ये क्लाशनिकोव और ये इसको बाहर से लाने की जरूरत तो नहीं। अब ट्रका बाहर से ला रहे, ये सब राजनीतिक हिसाब किताब होता है, था, पर मोदी जी के आने के बाद ये सब खत्म हुआ है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें आ रही है, डीआरडीओ बेहतरीन काम कर रहा है। अब कोविड में देखिए, पहले हम कुछ नहीं बनाते थे, अब तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, मास्क के एक्सपोर्टर हम, पीपी के एक्सपोर्टर हम, वैक्सीन दुनिया को हम देंगे, एचसीक्यू हमने दिया। तो ये सब एक माइंड प्रोसेसिंग, इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। अगर एक सही दिशा मिले, एक सही नेतृत्व मिले, जो मोदी जी के अंडर मिल रहा है और लोगों को दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात आरिफ साहब, करप्शन का नामो निशान नहीं है। अब इसको देखते हुए काफी विदेशी शक्तियां परेशान हो रही, काफियों के ताने बाने हिल गए, इकोसिस्टम हिल गया, दाना पानी भी हिल गया। चलिए मैं ये भी कह देता हूं, दाना पानी हिलता तो जाहिर सी बात है। अब देखिए मियां खलीफा किसान बन जाती है, अब आप भी जानते हो वो काम क्या करती है। रेहाना जी वो भी किसान बन जाती है। अब ये मीना हैरिस जी वो भी किसान बन जाती है। कल एक टॉम मेडिसन करके कोई है हिस्टोरियन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी कहते जी मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम क्यों। अब मैं उन्हें बोलूं भैया तुम्हें काम क्या है, तुम अपना काम देखो, अपनी काम करो, तुम हिस्टोरियन हो, हिस्ट्री लिखो, तो दुनिया की हिस्ट्री लिखो। मोदी जी के नाम पे कौन सा स्टेडियम रख रहा भैया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे को काहे तकलीफ हो रही है भाई, तुम अपना काम करो। पर ये करना नहीं है। अब तभी ये टूल किटे वूल किटे बनाई जाती है। और अगर आप ये फार्मर प्रोटेस्ट का ताना बना लगाए ना, अरे साहब वी आर लूजिंग $500 billion पर डे, 60-70 दिन से तमाशा चल रहा है। वी आर ऑलमोस्ट लॉस्ट 2% ऑफ आवर जीडीपी, 2% ऑफ आवर जीडीपी। द मनी वी हैव लॉस्ट इज मोर देन द जीडीपी ऑफ नेपाल। ये हकीकत है। और ये एमएसपी का सारी लड़ाई इसके आधे पैसे में भी सेटल हो जाए। और एमएसपी खरीद रहा है, 25,000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने कर ली एमएसपी। निर्मला जी ने बजट भाई नंबर दिया रहे साहब, 2013 में इतना खरीदा इस पैसे पे, 2020 में इतना खरीदा इस पैसे में। पार्लियामेंट में नेशनल मीडिया के सामने सबके सामने नंबर दे दिया निर्मला जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया भाई ये लॉ तो अभी है ना स्टेट, एग्जीक्यूशन इज स्टेट। गवर्नमेंट ने बोल दिया 18 महीने तक हम लॉ इंप्लीमेंट नहीं करें। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा,
आप जो सड़क पे बैठे किस लिए बैठे, और सबसे बड़ी बात जो आरिफ साहब आपने इशारा किया कि हु इज पेइंग द बिल्स, पैसा कहां से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा है ना, टूल किट भी आ रही, पैसा भी आ रहा है, हिसाब किताब भी आ रहा है। देखिए बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसमें आपको देखें लेख भी छप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है साहब। जब जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ताना बाना हिलता है ना दुनिया में, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुतों के दिल जलते हैं, है ना। वो कहता है ना, वो खून सवार हो जाता है सर पे, तो कहता है भाई कुछ भी करके रोको। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, कोई भी बहाना है मोदी पे निशाना है। इससे कंक्लूड करूंगा इस आंसर को। अच्छा सुमित भाई, अभी आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। भारतीय कौम को तो प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है कि करप्शन फ्री है, सब कुछ है, लेकिन एक अभी हम पिछले जब गलवान का वाकया हुआ था तो भारत में एक नारा आया था कि बायकॉट चाइना, और चाइना की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, और अब चाइना को कुछ वो नहीं मिलेगा। और पिछले साल आईपीएल भी इमरजेंसी में स्पॉन्सर चेंज करना पड़ा। लेकिन अब सुना है कि भारत ने 45 कॉन्ट्रैक्ट्स चाइनीज कंपनियों के साथ अप्रूव किए हैं, वापस आईपीएल को भी स्पॉन्सरशिप चाइनीज कंपनी दे रही है। तो क्या वो बायकॉट चाइना खत्म हो गया है या क्या लोग जानना चाहते हैं? देखिए आरिफ साहब, मैं आपको फैक्ट्स पे आंसर दूंगा। जो हमारे इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना थे, देखिए पहले 6 साल पहले जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, डेफिसिट यानी कि हम उनको ज्यादा पैसे देते थे, $72 बिलियन था। 2013-14 की बात है। और वो तो अच्छा हुआ हमने एक जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट एक पैक्ट साइन कर ली थी, अगर वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो मैं क्या, मेरी 2 जनरेशन भी चीनियों की गुलाम हो जाती थी। अच्छा हुआ वो मोदी जी ने साइन नहीं किया था। लास्ट में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $50 बिलियन आ गया था, तो करीब 22 बिलियन हम इसको कम कर चुके हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत वगैरह, इसके पुश के बाद आरिफ साहब देखिए डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमीज होने में टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकती, सप्लाई चेन डिपेंडेंट है। अब हमें क्या पता कोई हमारी पीठ में खंजर भोंकेगा, नहीं पता। देखिए आप तो अगर आप टैक्सी में भी बैठते हैं, उम्मीद करते हैं जब आप उतरेंगे तो आपको पैसे देगा, अगर मैं और आप भागने लगे तो ऐसे तो दुनिया ही रुक जाएगी। हमने 33% सर 33% चाइना से इंपोर्ट्स कम कर लिए है पिछले 6-8 महीनों में। 33% इज अ बिग नंबर। तो अगर मैं इसका मैथमेटिक्स लगाऊं तो एक $15 बिलियन का इंपैक्ट है। उसके बाद हमने इनका ऐप बैन किया, ऐप बैन से मेटाडाटा मिलना बंद हो गया, इनका 5G इंडिया में नहीं आ रहा। मेटाडाटा मिलने का मतलब है चाइना कभी टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि मेटाडाटा खत्म, एआई काम नहीं करता। इस पर कभी डिबेट करेंगे डिटेल में क्यों नहीं करता, रियल टाइम अपडेट नहीं होते। 5G इंडिया में चाइना का नहीं आएगा। और जो IoT है, अगर एआई खत्म है, 5G खत्म है, IoT खत्म है, IoT से आने वाले 10 साल बाद दुनिया का 25% GDP चलेगा। तो एआई, IoT और 5G में चाइना का सुबड़ा साफ। अब कहीं कहीं डिकपलिंग हो सकती है, कहीं कहीं नहीं हो सकती है, पर जो ऐप बैन और इन सब चीजों से क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट चाइना को आया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट चाइना को आया। बहुत बड़े प्रोजेक्ट रेलवे ने बंद किए, बट हाँ एक छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट और नॉन स्ट्रेटेजिक इन नेचर, शायद उसमें कुछ एक्सेप्शन है, भाई काम शुरू हो गया, काम शुरू हो रहा है, एक लीगल फाउंडेशन है। पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट है, नया एक भी पैसे का चाइना से FDI बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकता। पर चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी कहीं काम शुरू हो गया, कहीं रहता, नॉन स्ट्रेटेजिक इन नेचर, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर एक डिकपलिंग चाइना के साथ जारी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा आरिफ साहब, देखिए लास्ट ईयर आज का दिन, आज का समय, हम धन सिंह थापा पोस्ट पे थे, फिंगर 4 के 3 के पीछे, आज भी वही है। 8 किलोमीटर पीछे कौन गया है? चाइना, विद मैन, मशीन, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। तो चाइना इन लास्ट 20 ईयर्स, कारगिल के लड़ाई के बाद पहली बार चाइना करीब 8 किलोमीटर पीछे जा चुका है विद कंप्लीट इंफ्रा। तो मुझे बताइए, जो लद्दाख का उन्होंने ड्रामा किया था जी जिनपिंग ने और उनके हैंडपिक जनरल से, मिला क्या? 1 इंच जमीन ले नहीं पाए। गलवान की बात करें, गलवान में हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, जी बिल्कुल हम उनका नाम देते हैं, हमने उनको अवार्ड दिया है, कर्नल संतोष बाबू का अवार्ड दिया और मैं उनको सलाम करता हूं। बट चाइना बताए ना उसके कितने लोग मरे हैं। अब यूएस इंटेलिजेंस की बात करें, मोसाड की बात करें, फ्रेंच इंटेलिजेंस की बात करें, और कुछ एक्स चाइनीज जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कहा 135 लोग मरे हैं। अब पीछे तो चाइना ने बोला 5 लोग मरे, पहले तो कह रहे कोई मरा ही नहीं, कोई हुआ नहीं। अब हमारे 20 भाई मरे, हमें गर्व है उनपे, हम उनको श्रद्धांजलि देते, उनको सलाम करते, उनका नेशनल टी पे नाम आए, हमें हमारी छाती चौड़ी होती, उन्होंने देश के लिए शहादत दी। पर चाइना की परिस्थिति देखिए आरिफ साहब,
जो 135 मरे थे कौन? कोई नहीं जानता। और आपको मुझे बताइए 10 महीने आप लद्दाख में रहे, आपको मिला क्या? आपकी एक परसेप्शन थी चाइना इज इनविंसिबल, आपकी एक परसेप्शन थी चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, चाइना के सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे सब टिक गए। और आज के देखा देखी कल तो फ्रांस ने आपकी वाट लगा दी। आपने कल फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान देखा? अब फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान पे इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने देखिए फ्रांस P5 का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में P5 का मेंबर चाइना, P5 का मेंबर फ्रांस है। वहां के विदेश मंत्री कहते हैं मिलियंस ऑफ पीपल, जेनोसाइड। तो एक P5 का मेंबर पहली बार दूसरे P5 के मेंबर को कहता है मिलियंस ऑफ पीपल एंड इंडस्ट्रियल स्केल। दो वर्ड्स पे तवज्जो दीजिएगा सर। मिलियंस ऑफ पीपल मींस इट कैन नॉट बी विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ जेनोसाइड। और इंडस्ट्रियल लेवल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, अगर मिलियंस है तो जेनोसाइड है, इंडस्ट्रियल लेवल पे है तो बिल्कुल एसओपी बना के कर रहे हो। और उन्होंने उग्रों का नाम लिया और इन्होंने चाइना पे कल UNHRC में खुलेआम फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं ये आरिफ साहब हुआ कहां से? हम खड़े हुए ना फ्रांस के, हम खड़े हुए ना चाइना के सामने, हम खड़े हुए। वियतनाम भी आज बोलता है, आज तो फिलीपींस भी बात करता है, आज जापान भी बात करता है, फ्रांस भी करता है, अमेरिका भी करता है। मैंने हमेशा बोला टू स्टार्ट एवलांच यू जस्ट नीड टू हैव अ बॉल रोलिंग फ्रॉम अ माउंटेन टॉप, रेस्ट स्नो एंड टाइम विल डू। जितनी वो नीचे जाएगी उतनी बढ़ी जाएगी। अब देखिए एशिया पैक में चाइना का रेजिस्टेंस है, आप मानेंगे? अमेरिका में चाइना का रेजिस्टेंस है, यूरोपियन यूनियन में आ गया। और सबसे मजे की बात आरिफ साहब, P5 मेंबर UNHRC में दुनिया के प्लेटफॉर्म में खुलेआम कहता है यू आर डूइंग जेनोसाइड, आप जेनोसाइड करते हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हो। और इससे बड़ी चाइना की हार क्या होगी? आप मुझे बताइए। चाइना तो अटैची लेके घूम रहा है आरिफ साहब, $2 बिलियन रख के, भाई मेरी वैक्सीन ले लो। कितनी कंट्रियों ने ली? परसों तो श्रीलंका ने भी भगा दिया। और आपके पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पे देख रहा था, कोई टांगे वाला भाई था हमारा, उसे बोला भाई ये वैक्सीन लगा। बोलता भाई काहे की है? बोलता कोरोना की है। बोलता कहाँ की है? बोलता चाइना की। भाई खुदा खैर करे, मैं वैसे ही ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, उसी मेरे भाई को बोले भारत की वैक्सीन लगाएगा नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, दो बार नहीं सोचेगा। HC क्यों नहीं लिया पाकिस्तान में जब पेंडेमिक का पीक था? लोगों ने खाया ना, सब खाया, क्योंकि सब हम तो ये मानते ही नहीं। मैंने बोला सर्वे संतु निर्भया कि वर्ल्ड शुड बी डिजीज फ्री। अब डोमिनिकन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का कहना है आरिफ साहब, आई नेवर थॉट गॉड विल लिसन टू माई प्रेयर सो फास्ट। मैंने ये सोचा नहीं भगवान मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनेगा। बहुत छोटा सा मुल्क है कैरेबियन में, मोदी जी को फोन किया, वैक्सीन भेजा। और आपके परम मित्र जस्टिन ट्रूडो साहब बहुत खालिस्तान इधर इनको सपोर्ट करते, फिर फोन करते हैं भाई वैक्सीन तो दे दो। उनको भी बोला हाँ वैक्सीन देंगे। और मैं अब भी आपको कहता हूं, ये नियाजी फोन करके उठाए ना और ये सब हमाकतें बंद कर दे, करे भाई वैक्सीन दे दो, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू है कि मोदी जी मना करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि HC को भी दिया ना साहब। तो ये जो जहनियत है ना, अगर ये खराब हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, 2 सवाल हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल से पहले एक छोटा सा सवाल है। एक और मोदी है जिसको भारत वापस लाने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। कुछ बताइए हमें, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जो दूसरे भगोड़े हैं जो भारत से मजे से करप्शन करके भाग जाते हैं, स्कैम करके भाग जाते हैं, तो नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिशन के लिए ब्रिटिश कोर्ट ने तो इजाजत दे दी है। आप समझते हैं कि बहुत जल्द नीरज मोदी देश की जेलों में होंगे और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए आरिफ साहब, दो पहलू आपके सवाल के। पहली बार मोदी जी के आने के बाद से अब कोई करप्शन करके यहाँ रह नहीं सकता। भाग गया, नहीं तो तिहाड़ जेल के अंदर होता। वाधवान है, कई सारे तो एग्जाम्पल, आप तो मीडिया वॉच करते हैं। तो अब जो ये नीरव मोदी का किस्सा था, अब मैं आपको, अगर आप विजय माल्या की भी बात करें, विजय माल्या ने करीब 7,000 या 9,000 करोड़ बैंकों का नहीं दिया था, लेके भाग गए थे वो। 16,000 करोड़ की उनकी तो संपत्ति जब्त कर दी ईडी ने। उसकी तो ये हालत है, तो कहता भाई मैं आना चाहता हूं, मुझे वापस ले लो, क्योंकि 9,000 करोड़ लेके आप फरार थे, 16,000 करोड़ की आपकी संपत्ति अटैच हो गया। आपने देखो अलीबाग में उसका एक फार्म हाउस था, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे कैसे उसको उतारा गया, तो गिव अ मैसेज। अब ये जो नीरव मोदी जैसे लोग हैं, आप देखिए लंदन की अगर आप जुडिशरी देखिए, 3-4 पॉइंट है इसमें। ये मैं किसी जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि वहां के, ना मैं जज को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ वैसे लिखे गए हैं। भाई आप यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, अगर जज को ये कहीं से पता लग जाए या भनक लग जाए या प्रिज्यूम कर ले, अज्यूम कर ले इस बंदे के साथ वहां टॉर्चर हो सकता है, इससे सजाए मौत हो सकती है, वो एक्स्ट्राडिशन मना कर सकता है। पहली बात।
दूसरी बात, जो आपका फाइनेंशियल वॉचडॉग है इंग्लैंड का, पिछले 11 साल से करीब हजारों केस वहां पेंडिंग है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक जाहिर सी बात है। तीसरी बात, वहां एक हाइब्रिड लॉ फर्म्स है, नाम भूल रहा हूं मैं, एक डाउ या कोई करके फर्म है, उसमें क्या, उसमें इंडियन ऑरिजिन के लॉयर भी और इंडियन ब्रिटिश ऑरिजिन के लॉयर हैं। अब ये क्या करते हैं आरिफ साहब, इनको एग्जैक्टली समझ आता है ग्रे एरिया कहाँ है, इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है, यूके का लॉ कहाँ शुरू होता है, तो उस ग्रे एरिया में अपने बंदों को फंसा के रखते हैं। और एक चौथा एक्ट है कि ये भी डॉइश बैंक का कहना है, $800 बिलियन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूडिंग ड्रग ट्रेड, इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ऑल इज डन फ्रॉम यूके। तो अब यही एक सीधी सी बात है, दुनिया के जितने भी अलीबाबा है ये लंदन में ही क्यों पहुंच जाते हैं, ये अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं, स्विट्जरलैंड क्यों नहीं जाते हैं, और भी बहुत सी कंट्री, खूबसूरत कंट्री है, वहां क्यों नहीं जाते। लंदन ही, मुशर्रफ लंदन में, नवाज शरीफ साहब लंदन में, मोदी लंदन में, विजय माल्या लंदन में, ड्रग लॉर्ड, वॉर लॉर्ड, अफगान भागे हुए, ये सब लंदन ही क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि जो लंदन का जो लीगल सिस्टम है वो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता। और मैं डायरेक्ट बोलूंगा आरिफ साहब, अगर आपके पास अटैचे बरी हो ना, तो दो हाथों से स्वागत भी करता, आओ भाई आओ आओ आओ। अब जो कॉमन आदमी पे लॉ लगता है वो बड़े लोगों पे तो लगता नहीं, क्योंकि ये अगर नीरव मोदी एक्स्ट्राडाइट होते हैं, मैं आपको बताऊं 1900 हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इंग्लैंड के साथ पिछले 30 साल से, और 1992 में एक बंदा एक्स्ट्राडाइट हुआ था केवल, अब तक और कोई नहीं हुआ। अगर ये होता आरिफ साहब, आई हैव फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये होता एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मोदी जी की, ये एक नामुमकिन को मुमकिन करने वाली बात है, क्योंकि आपको डाटा के साथ बता रहा हूं, आफ्टर 1992 वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट, हम के कोई नहीं कर पाया, लोगों के जूते घिस जाते, चप्पलें घिस जाती हैं, कुछ कोई एक्स्ट्राडाइट नहीं होता। और एक बार तो इमरान खान नियाजी कहते थे मैं नवाज शरीफ को एक्स्ट्राडाइट कराऊंगा, मैं नेशनल टीवी पे था, मैं कहा भाई ये उनको भी पता कोई एक्स्ट्राडाइट नहीं हो रहा, इनको पता कुछ नहीं करा रहे, बस लोगों को बरगला रहे, बहका रहे, हाँ जी पकड़ के लाऊंगा मैं, छड्डो ना जी, असि छड़ना नहीं जी, कितना जाएगा, ये वो वाली बातें, पकड़ना तो किसी को है नहीं। अगर ये होता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा। आप जानते हैं हमारे एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे, उन्होंने उसके फेवर में वहां बयान दिया था कि भाई इनको शायद वहां खतरा हो सकता, अगर उसके बावजूद एक्स्ट्राइट होते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अचीवमेंट ही नहीं होगी भाई साहब, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट होगा आरिफ साहब, क्योंकि ये जो ऐसे लोग हैं जो भागे भगोड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, अगर नीरव मोदी हो सकता तो अफगानी भी हो सकता, पाकिस्तानी भी हो सकता, कोई और का भी हो सकता है। इट विल बी ए ग्रेट प्रेसिडेंस, and I think the world should be thankful to Prime Minister Modi if we are able to pull this off. Hope so. आखिरी सवाल है सुमित भाई, मैं मेमन फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, गुजराती मेमन फैमिली, और कहा जाता है, आपने हमने गांव की फोटो डाली थी पीछे, देखा था, कहा जाता है कि गुजराती मेमन बच्चे को धंधा करना, बिजनेस करना सिखाया नहीं जाता, वो सीख के ही पैदा होता है। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तेरे अंदर वो वाले जरासीम नहीं है, बिजनेस वाले, इकोनॉमी वाले। और मैंने बीकॉम तक बड़ा मुश्किल से इकोनॉमी सब्जेक्ट भी पास करता था, तो बड़ा डफर रहा हूँ इकोनॉमी में। तो मेरी तरह के दूसरे जो हमारे दर्शक हैं, उनको जरा सादे अल्फाज में समझाइए कि भारत की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है इस पेंडेमिक में, और इस पेंडेमिक के बाद आगे आप भारत की इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं। आसान अल्फाज में हमें समझाइए कि क्या क्या हो रहा है। देखिए आरिफ साहब, भारत की जो इकोनॉमी है, अभी आप IMF का डाटा देखेंगे, भारत अगले साल विल ग्रो एट 11.5%, IMF का ऑफिशियल डाटा है। पाकिस्तान विल इज द लोवेस्ट एट 1.5%, जस्ट फॉर कंपैरिजन आई एम सेइंग। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं, $600 बिलियन का रिजर्व है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, विच इज 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। 3rd बिगेस्ट आर्मी है हमारे पास, 3rd मोस्ट लीथल एयरफोर्स हमारे पास है, 800 मिलियन का यूथ पावर है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन हम हो जाएंगे आने वाले 3-4-5 साल में, और उसके और 5 साल में 10 ट्रिलियन, और जब 10 ट्रिलियन हम पहुंचेंगे फिर आगे एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूथ है, IT में हम नंबर 1 है, अब हम कोविड के बाद फार्मा सुपर पावर बन गए हैं। एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा आरिफ साहब आपको, फार्मा का जो मार्केट है $60 ट्रिलियन का, $60 ट्रिलियन का वर्ल्ड ओवर। अभी अगर ये जो हम सबको वैक्सीन दे रहे हैं, अब वो मोदी जी भी गुजराती है, खैर पॉलिटिशियन तो है ही, पर एक कहीं ना कहीं वो एक गुजराती माइंडसेट जो होता है उसमें हर चीज की गणित लगती है। तो ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं सबको, ये जो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारा,
अगर हमें 10 से 20% मार्केट शेयर इसका मिल जाता, जस्ट बिकॉज एवरी पर्सन ऑन अर्थ विल बी अवर ब्रांड एम्बेसडर एंड अवर गुडविल एम्बेसडर, क्योंकि ये वैक्सीन वैक्सीन इट्स प्रॉमिस ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का वादा, इट इज द होप ऑफ लाइफ। जब उसे लगा भाई हमें दिया, फ्री में दिया, अगर हम 10 से 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर ले केवल, दैट विल बी अनदर 1 to 2 ट्रिलियन डॉलर्स। ये पूरी संभावना कि दुनिया के नक्शे में फार्मा सुपर पावर, आईटी सुपर पावर, बहुत जल्दी मिलिट्री सुपर पावर तो एक्सपोर्ट तो करने लगे हैं, बैंकिंग में आ रहे हैं, तो जो हमारा आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, देखिए बहुत एक पीछे किसी चैनल में बैठा था तो उन्होंने बोला भाई ये आयुष्मान भारत मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। एक सीएमडी साहब बैठे थे बहुत बड़े हॉस्पिटल के, मैंने बोला, मैं कहा जी 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है हर एक को? कह रहा बिल्कुल मिल रहा है। मैंने कहा 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है? कह रहा 500 मिलियन हो गए? कह रहा। मैं कहा दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम। मैं कहा मैं ये मानता हूं केवल 10% लोग इसको अवेल करेंगे, 10% लोग इसको अवेल करेंगे। कह रहा हाँ जी। मैं कहा मल्टीप्लिकेशन कीजिए, $7,000 into 50 करोड़। मैंने कहा इट्स अबाउट $350 बिलियन। एक स्कीम से $350 बिलियन का मार्केट खोला है। आप और मैं माइट नॉट बी ऑफ सप्लाई, मैं सप्लाई कर, कोई और कर लेगा। अगर $350 बिलियन का मार्केट खुलता है, अब पीएम वानी जब उसकी गणित में निकालता हूं वो $500 बिलियन का मार्केट है। मोदी जी ने पीछे बोला था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सर खाली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 3 to 4 years विल बी $2 ट्रिलियन, जिसके लिए रिफॉर्म जरूरी है। अगर 2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी तो किसान को फायदा नहीं होगा, जो उगाता उसको तो फायदा होगा ही। अब हमारा रिटेल आफ्टर 2 years विल बी $2 ट्रिलियन। इसीलिए आपने देखा इंश्योरेंस में हमने एफडीआई बताया, रिटेल में हमने एफडीआई कर दिया, मतलब रिटेल में तो इंश्योरेंस से भी ज्यादा कर दिया। इवन हमने डिफेंस में नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज में 76% तक एफडीआई कर दिया। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, अगर आप कभी इन पे अलग से बैठ के डिस्कशन करेंगे, अभी जो जितनी भी चीजें, अगर आप इनका इकोनॉमिक रामिफिकेशन निकाले, दे आर ऑल ब्लॉकबस्टर्स। 500 बिलियन 1 ट्रिलियन से कम कोई नहीं है। हमने, मैं मोटी सी बात कहूंगा, सीधी सी बात कहूंगा, 10-20 बॉलें फेंक रखी है, 3-4 भी लग जाती, 5 से 10 ट्रिलियन तो वैसे हो जाएगा साहब, टेंशन की जरूरत नहीं है। ये सब ब्लॉकबस्टर स्कीम्स हैं एंड दे हैव बिग फाइनेंशियल इंपैक्ट। अगर आप कभी बात करेंगे चाइना की इकोनॉमी के, चाइना पे तो $45 ट्रिलियन का डेट है। 320% ऑफ चाइनीज जीडीपी इज देयर डेट, और दुनिया का जीडीपी करीब 90 ट्रिलियन था, तो कम हो गया है। 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज चाइनाज डेट। और हमें ये बोला जाता है चाइना बहुत रोबस्ट इकोनॉमी है, हमारा डेट केवल $1.5 ट्रिलियन है बस। अब आप कंपैरिजन कीजिए, कभी इस पे खुलासे से बात करेंगे, फुर्सत में बात करेंगे। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इकोनॉमिक हैं, और कई बार लोगों को हमारे यहाँ या वर्ल्ड ओवर ये नहीं समझे ये स्कीम का क्या मतलब है। अभी मोदी जी ने कहा, IIM का इनॉग्रेशन कर रहे थे कटक में, बोला उनको लड़कों को एक बोला यार तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके एमएनसी में नौकरी करो, योर जॉब इज नॉट बिजनेस मैनेजमेंट, योर जॉब इज अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। 2 एग्जाम्पल दी। एलपीजी का कवरेज 45% था, कह रहे 6 साल में हमने 99% कर दिया। 99%, जो 60-65 साल में 45% रह गया था, 6 साल में हमने 99% कर दिया। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया, ये उज्ज्वला स्कीम जो एलईडी लाइट्स लगाए, 1000 रुपए 800 रुपए की लाइट थी, अब 300 रुपए में हर गांव देहात में हर घर में लाइट लगी है। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू डू इज अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, लोकल टू ग्लोबल। ये जो उड़ीसा के आसपास जितनी चीजें बनती है, आप इन पे कंसंट्रेट करो, इन पे वैल्यू एडिशन देखो, क्या करके इनको कैसे फिनिश सेमी फिनिश में ग्लोबल मार्केट तक ले जाए। लोकल टू वोकल तो पुरानी बात है, अब है लोकल टू ग्लोबल। सो द फोकस इज अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, नॉट बिजनेस मैनेजमेंट। ये मैंने काफी हमने नेशनल मीडिया के चैनलों में समझाया लोगों को, तो तब थोड़ा काफी लोग का, क्योंकि कई बार वो 2-4 ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका रियली अध्ययन करना पड़ता समझने के लिए कहना क्या चाहते हैं। तो काफी सारे हमारे महान लोग ऐसे, यार एक IIM इनॉग्रेट होता तो मोदी जी को इनॉग्रेट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैसेज नहीं समझे आप, जब जा रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी टाइम लगा रहे हैं तो फालतू टाइम नहीं है उनके पास। उनका मंत्र था अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट एंड लोकल टू ग्लोबल। मैंने तुम्हें IIM दिया, मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ, 200 एकड़ का कैंपस दे रहा हूँ, मैं आपकी पढ़ाई पे पैसा लगा रहा हूँ, आप पढ़िए लिखिए ऐश करिए। और उसमें सबसे ज्यादा फीमेल हमारी थी ना, जो मेल फीमेल रेशियो था वो सबसे अच्छा था। तो आप बढ़िए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट आपका काम क्या है? अब मैंने तो आपको पढ़ाया लिखा, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आपका काम यहां से शुरू होता है। देखो इस एरिया में क्या है,
इसको एक ग्लोबल फुटप्रिंट पे कैसे ला सकते हैं। और अगर यही देखिए आरिफ साहब हर जगह होता रहा, वैसे भी उनका विजन है हर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, और उस पर काम चल रहा है। हमेशा से मैं प्राउड फील करता था सनातनी होने पे, भारतीय ओरिजिन पे। आपकी बातें सुन के और ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। आपका बड़ा है साहब। कोई ऐसे हवा में तो चीजें छोड़ी नहीं, आपने तो दलाइल के साथ और फैक्ट्स के साथ आर्गुमेंट किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, आपने हमें जो ये जानकारी दी है। और मैं समझता हूँ वन ऑफ माय वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अब तक जो मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं जहां भी जब भी बोलता हूँ विद फैक्ट फिगर डाटा के साथ बोलता हूँ, नहीं तो देखिए हवा में तीर लगाने से कुछ नहीं होता। आपका परसेप्शन कुछ हो सकता, मेरा कुछ हो सकता, अनलेस एंड अनटिल इट इज बैक्ड बाय सॉलिड फैक्ट फिगर्स डाटा एंड एम्पिरिकल एविडेंस, इट इज यूजलेस टू हैव सच डिस्कशंस। ये मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू।